हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब है और आज की पॉडकास्ट में मैंने दावत दी है अपने एक क्लास फेलो को जो कि बीडीएस करने के बाद डीडीएस कर रहे हैं यूएसए में। और ये पॉडकास्ट ख़ास तौर पे उन डेंटिस्ट के लिए है जो डेंटिस्ट्री को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं यूएसए में, और उनके जहन में काफ़ी सारे सवालात होते हैं और यही सारे सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने आज दावत दी है डॉक्टर साहिल राय ओत को। हेलो साहिल, कैसे हैं आप? बेहतरीन, आप बताएं शुएब। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम दोनों ने साथ ही बीडीएस किया है और क्लास फेलो रह चुके हैं, तो मैं तुमसे जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से तुम टॉपर रह चुके हो, तो ये बताओ कि क्या तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान के डेंटल कॉलेजेस में स्टूडेंट को प्रॉपर्ली तैयार किया जाता है ड्यूरिंग देयर बीडीएस और ड्यूरिंग देयर हाउस जॉब? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शुएब। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी अपनी मिस्टेक है। कैफ़े में बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं, एंडो में टाइम नहीं गुजारते, मस्ती मजाक में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुद ध्यान नहीं दे रहे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल, कि हम ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं यार हाउस जॉब में सीख लेंगे। फिर ये बात हो जाती है कि कुछ मुझ जैसे लोग होते हैं जो अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब करने जाते हैं। फिर वो वहाँ पर सौतेली औलाद की तरह ट्रीट किए जाते हैं, बिकॉज यू डोंट गेट द सेम अटेंशन इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट। एटलीस्ट जहाँ मैंने हाउस जॉब की, सेम अटेंशन नहीं दिया गया, वहाँ पे भी नहीं सीख पाते। अब आपने अपने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा 4 साल में, तो आपने अपनी हाउस जॉब में सही नहीं सीखा, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुड बी एनी रीज़न। मेरा ये था कि मैंने हाउस जॉब किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कर ली, अब आप फंस गए। सेकंड, थ्योरेटिकल अगर आपका रीज़न जो क्वेश्चन है उसमें आई वुड से कि एटलीस्ट फॉर जेएमडीसी, जहाँ से हम दोनों ग्रेजुएट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बुरा टीचर मिला है। फॉर मी एटलीस्ट वी हैव गॉट अमेजिंग टीचर्स। थ्योरी में आप आई वुड से कि हमें बिल्कुल परफेक्ट ट्रेनिंग दी गई है। क्लिनिकल में एक चीज़ जो मुझे लगती है जो लैक कर रही है, एक तो हमारे अपने खुद के रीजंस हैं कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया, बट जो एक चीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से लैक कर रही है, मोस्टली आप या मैं, हम सर्जरी के फ़ैन हैं, हमेशा सर्जरी डिपार्टमेंट में खड़े होंगे, एक्सट्रैक्शन देखनी है, पेरियो में बैठे हुए होंगे, स्केलिंग करनी है, एसआरपी करनी है, बहुत पसंद है। ऑर्थो भी हो जाता है। ऑपरेटिव पे हम ध्यान नहीं देते, प्रोस्तो पे हम ध्यान नहीं देते। प्रोस्तो पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल पसंद ही नहीं आता किसी भी अंडरग्रेड स्टूडेंट को। और उसके बाद सेकंड ना पसंद आने वाली चीज़ है रूट कैनाल, किसी को पसंद नहीं आता। वो ध्यान ना देना मेरे प्रोसेस में बड़ा रिग्रेटफुल रहा है, बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं अमेरिका में, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सारा प्रोसेस हो गया, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। एक वो यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे आपको एडमिशन देती है। आपके इंटरव्यूज लेगी, आपकी प्रोफाइल देखेगी, हर चीज़ करेगी, आपको इन पर्सन 1-on-1 इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, वर्चुअल या इन कैंपस बुलाएगी और आपका एडमिशन देगी। पहला ये है। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी वो है कि वो आपको 1-on-1 इंटरव्यू लेगी, वो आपसे रिटन एग्जाम लेगी, वो आपसे क्लिनिकल चीज़ें करवाएगी, मेक अ क्लास 2 कैविटी, मेक अ लाइक डू अ क्राउन कटिंग फॉर फुल गोल्ड क्राउन और पीएफएम क्राउन। वो आपसे ये चीज़ें कराएगी, मेक अ क्लास 1 कैविटी, एंड दैट इज़ नॉट द सेम एज व्हाट वी डू हियर इन पाकिस्तान। हमारे इंस्टीट्यूट में आई वुड से कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में इसी तरीके से होता है, वो सेम नहीं है। क्यों? वहाँ जो कैविटीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बुक में जिस तरह की कैविटीज़ हम देखते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम। वो आपका एंगल्स देखेंगे, डेप्थ देखेंगे, एडजेसेंट टूथ निक किया है या नहीं किया वो देखेंगे। ये चीज़ बड़ी लैक करती है हमारे पास। इसमें हमारा ये फॉल्ट है कि हमने ध्यान दिया नहीं। यूनिवर्सिटी का ये फॉल्ट है कि अगर हमें वो क्लास 1 कैविटी सिखा भी रही है, तो हमें, डू यू रिमेंबर कि हमें किस तरीके से क्लास 1 कैविटी सिखाई थी? एक जिप्सम का मोल्ड बनाया, उसमें वैक्स डाली, उसके ऊपर एक टूथ माउंट किया और स्टार्ट हो गया।
वहाँ ये नहीं है। हमारे पास सिम लैब है, हमारे पास फैंटम लैब है, यूज नहीं करते हम, ये हमारी मिस्टेक है। जब वही कैविटी आप प्रिपेयर करने बैठोगे, जब आप अंडर प्रिपेयर्ड हो उस चीज के लिए, आपने कभी ध्यान नहीं दिया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा फॉल्ट है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आई वुडंट ब्लेम यूनिवर्सिटी फॉर दिस, ये स्टूडेंट का उसको अपना होश होना चाहिए। अब आप वहां पे पहुंच गए, उन्होंने आपको सिम लैब में बिठाया, अब वो आपको कह रहे हैं कि आप अपर सेकंड मोलर पे क्लास 2 कैविटी बनाओ। आती नहीं आपको, वो कैविटी आपने सही नहीं बनाई, आपने क्राउन कटिंग सही नहीं की, क्योंकि उन दोनों चीजों पे आपने कभी ध्यान दिया नहीं। अब आप वो टेस्ट फेल कर रहे हैं और आपका एडमिशन नहीं मिल रहा। इसका एक सॉल्यूशन ये है कि जो चीज आप फ्री में हाउस जॉब में सीख सकते थे, जो चीज आप फ्री में 4 साल के अंडरग्रेड में सीख सकते थे, वो आप नहीं सीखे। अब उसके आप पैसे भरेंगे अमेरिका में सीखने के। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इन अमेरिका, बेंच एग्जाम प्रेपरेशन कोर्सेज कहते हैं उन्हें, बहुत सारे लोग करवाते हैं। मैंने भी लिया था, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने भी ध्यान नहीं दिया था उस एस्पेक्ट ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री पे जिस पे मुझे देना चाहिए था, जिसका मुझे आइडिया नहीं था। मैंने जिस चीज पे ध्यान दिया वो उस टेस्ट में नहीं आती। उस टेस्ट में वो नहीं कहते आपको ब्लॉक लगा कर दिखाओ, या आप स्केलिंग कर दिखाओ, या आप ब्रैकेट्स प्लेस कर दिखाओ, या मेडिसिन की डायग्नोसिस कर दिखाओ। वो किस्मत इस तरीके की हो गई मेरी कि उन्होंने वो चीज पूछी जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो आप कोर्सेज अटेंड करते हो, आप घर पर मटेरियल्स लेते हो, आप घर पर कंप्रेसर लेते हो, आप घर पर टाइपोडोंट लेते हो, मैनिकिन लेते हो, और आप घर पर प्रैक्टिस करते हो। लेकिन उससे पहले आप एक कोर्स भी ले लेते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस स्टैंडर्ड की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे और हमें क्या सीखना है। आप घर पर भी सीख सकते हो, बट आप एक टीचर से पहले सीख कर आ जाओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, दैट इज बेटर। और उस टीचर से सीखने के चार्जेस आई वुड से आई पेड $4,000। कितने हो गए? 10-12 लाख रुपए हो गए। 1 साल की फी हो गई BTS की। जो मैं फ्री में कर सकता था वो मैंने पैसे देकर किया। तो दीज आर द थिंग्स आई वुड से कि जहाँ पर हमारी थोड़ी मतलब गलती है। आई वुडंट से यूनिवर्सिटी की इतनी गलती है, हाँ थोड़ी बहुत है। उन्हें टाइपोडॉन की जगह जिप्सम पे माउंट करने की जगह हमें टाइपोडॉन पे सिखा देना चाहिए था, बट वो भी हम रिक्वेस्ट करते तो हमें मना नहीं करते। रीज़न बता सकते हो कि आपने JMDC में क्यों नहीं करी हाउस जॉब? रीज़न पीयर प्रेशर। मैं अपनी यूनिवर्सिटी को बड़ा लाइक करता हूँ, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं थी, लोगों के कहने पे आकर करी। BDS करने के बाद तो बच्चे आजकल रो ही रहे हैं कि भाई आगे का कोई स्कोप नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। तो मतलब तुमने करा है BDS, तो सही फैसला था या कुछ और कर लेना चाहिए था? यार मेरे लिए तो बहुत ज़बरदस्त था, बिकॉज मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था बिफोर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, पास हो जाता था अच्छे नंबरों से, तो एटलीस्ट मेरे लिए अच्छा था वो। जॉब्स नहीं है, आई वुडंट से कि MBBS में अगर आप, क्योंकि यूजुअली BDS को MBBS से कंपेयर किया जाता है। MBBS वाला भी अगर उसको जॉब मिल रही है तो 20 या 30,000 पर मंथ मिल रही है, जिसमें कराची में तो पाकिस्तान में एटलीस्ट कुछ नहीं होता। तो जॉब मार्केट इज द सेम। मैं उस मामले में इतना नहीं कह सकता बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की नहीं पाकिस्तान में, शॉर्ट टाइम में मूव हो गया। बट जो मैं देख रहा हूँ जॉब मार्केट इज द सेम, एज लॉन्ग एज आपका काम अच्छा है, पेशेंट्स आ रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं, उन्होंने क्लिनिक्स खोली हुई हैं, बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं। क्यों? उन्होंने ही मेरे साथ ही हाउस जॉब की और वो अच्छा काम सीख गए। क्योंकि नहीं, उन्होंने एक्चुअली मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट की थी वहाँ पर, 6-7 महीने लगा दिए सिर्फ इंडो सीखने में। तो उनका काम इतना अच्छा है कि उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं और बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं, और एक पेशेंट आपका अच्छा हो रहा है, वो 4 लोगों को बता रहा है, वो आगे 4 लोगों को बता रहा है। तो स्कोप की तो सर सेम बात है फॉर MBBS एंड BDS, आप किसी में भी देख लें, एज लॉन्ग एज योर वर्क इज गुड, पीपल विल कम टू यू। कोई भी आप बड़ा नाम देख लेते हैं कराची में, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ENT का नाम ले लें, आप कहेंगे भाई ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, पहला नाम आपके जहन में आएगा उस डॉक्टर का। क्यों? बिकॉज उसका काम अच्छा है। तो आई वुड से कि आपके काम पे डिपेंड करता है। बट यस, जॉब मार्केट डॉक्टर्स के लिए तो
फिलहाल अच्छी नहीं है, मुझे नहीं नजर आ रही, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग। आप 5 साल पढ़कर निकल रहे हैं और आप 30,000 पर मंथ की सैलरी ले रहे हैं, तो वो तो रीजनेबल ही नहीं है। किसका घर चलता है 30,000 में? तो आई वुडंट से कि अच्छी है। BDS करने के बाद अटैचमेंट कहीं करी थी या डायरेक्ट ही जो है वो अमेरिका का प्लान था? अटैचमेंट एज इन के कहीं प्रैक्टिस करी है अपना वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए? हाँ, शॉर्टली आफ्टर ग्रेजुएशन हाउस जॉब की। हाउस जॉब के बाद हाउस जॉब खत्म होने के विद इन अ मंथ मुझे जॉब मिल गई थी एज अ डेमोन्स्ट्रेटर अपनी यूनिवर्सिटी में। सो आई वाज वर्किंग देयर। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। ओरल मेडिसिन मुझे तो बहुत पसंद है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक क्लिनिक पर मैं बैठता था। शुरू में उन डॉक्टर को शैडो करता था मैं, एंड देन उन्होंने प्रोसीजर्स देना शुरू किए, और उस दिस विच इज़ वैलिड, क्योंकि उस डॉक्टर के लिए मैं न्यू हूँ, तो पहले देखेगा कि इफ़ आई नो हाउ टू वर्क और नॉट, क्योंकि उसका एक पेशेंट फ्लू बना हुआ है, वो अपनी क्लिनिक की रेपुटेशन खराब नहीं करेगा। हाँ, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 महीने शायद मैंने, 4 या 5 महीने ये सब टोटल किया। उसके बाद आई मूव टू द यूएस। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भाई कराची से यूएस तक का सफ़र कैसे हुआ? मतलब पहले से प्लानिंग की हुई थी या बाद में BDS के बाद सोचा कि भाई मुझे यूएस मूव कर देना चाहिए, और वजह क्या थी? मेरी फैमिली यूएस में रहती है सारी, तो ये बात तो पता थी कि जाना है यूएस इन दी एंड। अब वो केस प्रोसेसिंग टाइम्स वो बड़े वेरी करते हैं अमेरिका जाने के, तो इत्तेफाक से जो मेरा टाइम था वो 2024 में आ गया। पता शुरू से था कि अमेरिका जाना है, BDS में भी था। नॉन क्लिनिकल डेंटिस्ट्री MPH वगैरह मुझे पसंद नहीं था। इट्स गुड फॉर द पीपल, मुझे पसंद नहीं था। क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करनी थी, उसके 2 पाथवे थे। एक था DDS, एक होता है रेजिडेंसी पाथवे। आप डायरेक्ट रेजिडेंसी लेते हैं, विच इज़ वेरी टफ। और मेरी इतनी कोई अच्छी CV नहीं थी कि मुझे रेजिडेंसी मिल सके। और रेजिडेंसी बहुत लिमिटेड, अगर आप रेजिडेंसी कर रहे हो डायरेक्टली, आप DDS नहीं कर रहे, तो आप शुरू में आई थिंक 11 स्टेट्स में जॉब कर सकते हो सिर्फ। वो बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस होती है आपकी, और आप सिर्फ लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते बाद में। पाथवे बचा DDS का। सिंस आई वुड से सेकेंड ईयर मेरा जहन बना हुआ था कि INBD देना है। मैंने पढ़ाई भी उसी हिसाब से की। मैं फोकस करके पढ़ लेता था, बिकॉज आई न्यू कि वो चीज़ मुझे हेल्प करेगी बाद में जाकर, और उसने की। मैं सबको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार, अगर आपको थर्ड ईयर या फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर या हाउस जॉब में भी पता है कि एक चीज़ आपको करनी है, आप फोकस करना शुरू कर दो, बिकॉज INBD तो थ्योरेटिकल है ना, पढ़ तो सकते हो आप। मैंने सेकंड या थर्ड ईयर से ही फोकस करके पढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि ये चीज़ अगर मैं 0 से पढ़ूंगा तो मुझे 2 महीने की जगह 4 महीने लेगी। अभी पढ़ लूंगा तो बाद में सिर्फ रिफ्रेशर की एक नीड पड़ेगी, मतलब एक दफ़ा ब्रशअप कर लूंगा नॉलेज को तो सही हो जाएगा। आई वॉज प्रिपेयरिंग नॉट स्पेसिफिकली फॉर द एग्जाम इटसेल्फ, बट ओवरऑल मेरे जहन में एक बात थी सेकेंड ईयर से, बिकॉज आई हैड टू मूव इवेंचुअली। तो मैं उस हिसाब से पढ़ता था, और बस एंड में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आई थिंक मैंने 4 या 4.5 महीने प्रिपरेशन की, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकल गया। अच्छा, जैसे 2 ऑप्शंस बताए हमने कि DDS है और रेजिडेंसी है, यही है ना? तो मतलब पाकिस्तान की जो BDS की जो डिग्री है वो वहाँ पे मतलब काउंट नहीं होती है। पहले आपको DDS करना पड़ेगा, और रेजिडेंसी का क्या मतलब कि रेजिडेंसी बस BDS के फ़ौरन बाद मिल जाएगी, उसके लिए क्या है? सो 2 पाथवेज हैं। पहले आपको रेजिडेंसी समझा देता हूँ, बिकॉज डिफिकल्ट है काफ़ी। जैसे आप सर्जरी में यहाँ पे FCPS करते हो, वहाँ पे आप एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हो सर्जरी में, लेकिन वो मिलना इस वजह से मुश्किल है। एक तो उसके प्रीरेक्विजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सेकेंडली उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें वहाँ के उस कंट्री के अपने ग्रेजुएट्स भी पार्ट ले रहे हैं उस रेजिडेंसी में अप्लाई करने के लिए। और वही बात हो गई, जैसे मैं आपको इंस्टीट्यूट हाउस जॉब की बात बता रहा था, कि एक आप पाकिस्तानी ग्रेजुएट वहाँ बैठ रहे हो, फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपने सिर्फ BDS किया हुआ है, वेरी लिमिटेड क्लिनिकल नॉलेज, वेरी लिमिटेड क्लिनिकल प्रैक्टिस, और एक वहाँ का ग्रेजुएट बैठ रहा है
विद द सेम CV आई वुड से, इतनी कोई खास प्रैक्टिस नहीं की हुई, बस यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भी प्रैक्टिस की है वही। प्रेफरेंस जो मिलेगी वो किसे मिलेगी? वहाँ के ग्रेजुएट को। क्यों? उसके पास लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन वहाँ के हैं, उसके पास सारे प्रीरेक्विजिट्स हैं वहाँ के, उसकी डिग्री वहाँ की है, तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और बहुत कंपेटिटिव है। रेजिडेंसीज आर वेरी कंपेटिटिव आई वुड से। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया या पूरी दुनिया में कहीं से भी जाते हैं। एज लॉन्ग एज आप मतलब यहाँ से, मैंने तो देखा है पाकिस्तान से कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स भी वहाँ जाकर मूव होते हैं जब अमेरिका, तो उनके लिए रेजिडेंसीज आई वुड से कि उनका बहुत अच्छा चांस होता है कि आप एक एसोसिएट प्रोफेसर हो, आप ऑर्थो में स्पेशलिस्ट हो और आप अमेरिका जा रहे हो और आप ऑर्थो की रेजिडेंसी लेना चाह रहे हो, तो उस केस में आई वुड से इट मेक्स सेंस कि यार हाँ आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर एक फ्रेश ग्रेजुएट बैठा हुआ है और आप कंसल्टेंट बैठे हुए एक कंट्री से। सो आई वुड से कि हाँ दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। या आपके पास पहले ही कोई मास्टर्स हुआ हुआ है या आपके पास एक और डिग्री पहले ही हुई हुई है, बट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आई वुड रिकमेंड कि अप्लाई किया जाए। आप कर सकते हैं अप्लाई, बट चांसेस आर वेरी स्लिम। ऑन द अदर हैंड आप DDS के लिए अप्लाई कर रहे हो, you go to the US, give your INBD, give your TOEFL, and then कैपेट साइकिल स्टार्ट होती है मार्च से। एक हर ईयर के मार्च से नेक्स्ट ईयर मार्च तक काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस खुलती हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की, आप अप्लाई करते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिनिमम TOEFL स्कोर मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट हो आपके पास अमेरिकन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस मांगती हैं। डीन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है, प्रोफेसर्स का बहुत मैटर करता है। यूजुअली 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करने होते हैं, एक डीन का, एक प्रोफेसर का, एक अमेरिकन डेंटिस्ट का। कोई भी अमेरिकन डेंटिस्ट जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की हो, जहाँ पे आपने शैडो किया हो, जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की हो या प्रिसेप्टरशिप की हो या आप डेंटल असिस्टेंट थे। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप अपने टीचर से रिलेशंस उस तरीके के बनाएं कि आपको अच्छे पर्सनलाइज्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस दे सकें। अगर आपके टीचर से रिलेशन उतने अच्छे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट थे क्लास में, तो सो द टीचर वुड बी हैप्पी टू गिव यू अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और आप अमेरिका जा रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर डेंटल स्कूल्स यू शुड स्टार्ट वर्किंग एज अ डेंटल असिस्टेंट। उससे आपकी क्लिनिकल नॉलेज अमेरिका की बढ़ेगी, बिकॉज काफ़ी डिफरेंसेस हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री में। जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत डिफरेंट है। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलेगा, आप सैलरी मिलेगी, सो ऑब्वियसली आपके पास पॉकेट मनी आ रहा है या जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सैलरी एंड देन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा कि यहाँ डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस की कैसे जा रही है। आई वुड से डेंटल असिस्टेंट बनना तो बहुत क्रूशियल है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो आपका वर्क एक्सपीरियंस शो करता है। Other ways of obtaining work experience are, I wouldn't say work experience, but some sort of experiences. Preceptorship कर सकते हो। Preceptorship is आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, शैडो करते हो, शैडोइंग कर सकते हो। उसके लिए भी the process, as I said, starts from Pakistan. आप अपने 3rd year 4th year में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल कर रहे हो, कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हो यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, क्या आप मुझे प्लीज़ शैडो करने की अपॉर्चुनिटी दें, फ्लोरिडा में, टेक्सास में, इलिनॉइस में या मिशिगन में, डिफरेंट, न्यूयॉर्क में। वो आपको लेटर देते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और हमारे पास 1 हफ्ते के लिए शैडो करें। आप शैडो करने के लिए जाते हैं, आपको वीज़ा मिलता है, बिकॉज INBD अगर आपका प्लान है देने का, पाकिस्तान में तो अटेम्प्ट नहीं दे सकते, पाकिस्तान में होता ही नहीं है एग्ज़ाम। सो उस शैडोइंग एक्सपीरियंस की वजह से आपको एक एक्सपीरियंस तो मिल रहा है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, आपकी CV में बहुत अच्छा लगता है फॉर दिस प्रोसेस, बट आपको वीज़ा मिल रहा है बाद में INBD एग्ज़ाम देने के लिए। वरना आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसी बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे वीज़ा चाहिए। देयर इज अ गुड चांस कि आपको वीज़ा ना मिले और एग्ज़ाम की फ़ी भी नॉन रिफंडेबल है।
$1,700 आपके ज़ाया हो जाएंगे। सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर डेंटल स्कूल, 3rd एंड फाइनल ईयर एंड 2nd ईयर। यूनिवर्सिटीज़ की और हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप वहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई करते हैं कि यू शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं हम आपको इंटर्नशिप नहीं देंगे। सो गेटिंग दैट इंटर्नशिप आफ्टर यू ग्रेजुएट इज वेरी डिफिकल्ट। मिल जाती है बट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। मैं जब डेमोशिप कर रहा था JMDC में, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को यही बताता था कि आप स्टार्ट कर दें, अभी से ही अप्लाई करना। आप क्या करना है, ईमेल तो करनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट सर्फ करें, आप डिपार्टमेंट्स ढूंढें जो आपको डिपार्टमेंट पसंद है, ऑर्थो, प्रोस्थो, ऑपरेटिव, एंड जस्ट ईमेल करें। एक अच्छी सी ईमेल लिखकर उन्हें पूछें कि इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कि मैं शैडो कर सकता हूँ आपके पास आकर। अगर मिल जाता है, वो आपको लेटर देते हैं तो गो, फ्री में होता है, वो फ्री लेटर्स देते हैं आपको कि आप आ सकते हैं। एंड देन देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज़ जो आपको चार्ज करती हैं अप टू $10,000, $5,000, $15,000 कि आप हमारे पास आकर शैडो करें। दोनों एक्सपीरियंसेस की पेड या अनपेड वेटेज इक्वल है, बट एक में आप पैसे दे रहे हैं, एक में आप नहीं दे रहे। DDS में क्या होता है, DDS कितने साल का है और उसमें क्या सिस्टम है, मतलब थ्योरी भी पढ़नी है या फिर FCPS की तरह है कि बस पूरा जो है वो आपने एक तरह रेजिडेंसी की तरह? नहीं, इस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान में हम मैट्रिक करते हैं, फर्स्ट ईयर इंटर, यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाते हैं। अमेरिका में आप 10th पढ़ते हैं, हाई स्कूल करते हैं, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट करते हैं, देन 4 साल का DDS करते हैं। बट हम पाकिस्तान से जो आ रहे हैं या किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, पहले से ही हम डेंटिस्ट हैं, उस कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास डेंटल डिग्री है। सो हम एडवांस स्टैंडिंग प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, DDS एडवांस स्टैंडिंग प्रोग्राम। सो मैं जो ज्वाइन करूंगा वो डायरेक्ट 3rd ईयर में ज्वाइन करूंगा। जो क्लास एक चलती हुई आ रही है ऑलरेडी, उन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर किया है, 2nd ईयर क्लियर किया है, वो 3rd ईयर में आए हैं अभी, वो अभी INBD ही देंगे। मैंने अपना INBD दे दिया है उनको, मैं 3rd ईयर में ज्वाइन कर रहा हूँ। क्लिनिकल जैसे हमारा 3rd ईयर स्टार्ट होता है, हम भी क्लिनिक्स में जाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। हम डायग्नोसिस में, सर्जरी में ब्लॉक लगाना सीखते हैं। सिमिलरली मैं उनको 3rd ईयर में ज्वाइन करूंगा। एंड हाँ, उसमें दोनों है, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि क्लास ले ली, अब क्लिनिक का टाइम हो गया, वहाँ पे भी ये क्लास ले ली, क्लिनिक का टाइम हो गया। बट सारी यूनिवर्सिटीज 3rd ईयर में ज्वाइन नहीं कराती। कोई यूनिवर्सिटी 2nd ईयर में ज्वाइन कराती है, कोई यूनिवर्सिटी 3rd ईयर में ज्वाइन कराती है, कोई यूनिवर्सिटी 2nd और 3rd ईयर के बीच में ज्वाइन कराती है। किसी का 30 मंथ्स का प्रोग्राम है, किसी का 24 मंथ्स का प्रोग्राम है, किसी का 36 मंथ्स का प्रोग्राम है, किसी का 40 मंथ्स का प्रोग्राम है। मेरी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम इट्स 30 मंथ्स। तो वो वैरी करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, क्या उनका क्राइटेरिया है, बट एटलीस्ट 24 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, आपको 3rd ईयर में ज्वाइन करना पड़ता है, उससे कम नहीं कर सकते। फिर वही 3rd ईयर, फाइनल ईयर, और उसके बाद वहाँ पे भी 1 साल की हाउस जॉब? नहीं, हाउस जॉब नहीं है। 3rd ईयर, फाइनल ईयर, फिर स्टेट लाइसेंस एग्जामिनेशन की बारी आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स। आपने एडवांस स्टैंडिंग प्रोग्राम खत्म कर लिया, आपको डिग्री मिल गई। अब आपको जिस स्टेट में जॉब करनी है एज अ डेंटिस्ट, आपको जिस स्टेट में प्रैक्टिस करनी है एज अ डेंटिस्ट, आप उस स्टेट का एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में आई एम नॉट श्योर अबाउट थियोरेटिकल, बट प्रैक्टिकल आता है। सेम एग्जाम है, टाइपोडोंट होगा, मैनिकिन होगा, क्लास 1 कैविटी बनानी है, क्लास 2 कैविटी बनानी है, क्राउन कटिंग करके दिखानी है, और नियर टू परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल आपके हैंड स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज वो आपको पास नहीं करते और आपको लाइसेंस नहीं मिलता उस स्टेट में प्रैक्टिस करने का। सो हाउस जॉब नहीं है, बट स्टेट लाइसेंस एग्जाम देना बहुत टफ हो जाता है, और उसकी प्रैक्टिस आप डेंटल स्कूल में करते रहते हो। यू प्रैक्टिस सो मच कि आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाए, अदरवाइज आपको वो लाइसेंस नहीं देंगे, यू कैन नॉट प्रैक्टिस। DDS करने के बाद एक जो बंदा है, डेंटिस्ट है, वो यहाँ के FCPS के जितना, मतलब कंपैरिजन अगर करें तो बिल्कुल वैसे ही होगा, या जो है वो यहाँ का FCPS ज़्यादा बेहतर होगा? मतलब समझ रहे हो ना, स्पेशलिस्ट है। DDS के बाद वो स्पेशलिस्ट नहीं है, वो जनरल डेंटिस्ट है। डिग्री इज द सेम, जस्ट यहाँ बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी है, वहाँ डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी है। आप जनरल डेंटिस्ट हो, आप स्पेशलिस्ट नहीं हो। DDS के बाद आप रेजिडेंसीज अप्लाई करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो,
आपको ऑर्थो में करनी है आप ऑर्थो में करेंगे, आपको सर्जरी में करनी है आप सर्जरी में करेंगे एंड सो ऑन, बट आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, आप एक जनरल डेंटिस्ट हो अमेरिका में। सो आप एफसीपीएस से कंपेयर नहीं कर सकते, आपसे कंपैरिजन बनता नहीं है। एफसीपीएस वाले ने अपनी 4 साल की रेजिडेंसी की है, उसने इतनी सर्जरीज परफॉर्म की हैं, फीस इन सर्जरी, या उसने इतनी प्रैक्टिस की है, उसका डोमेन है स्पेशलिटी। बट इन पाकिस्तान, अमेरिका में वो रिकग्नाइज नहीं हुआ हुआ, बट वो एक स्पेशलिस्ट है। आप डीडीएस के बाद स्पेशलिस्ट नहीं होते, आप एक जनरल डेंटिस्ट होते हो, आप स्पेशलाइजेशन उसके बाद करते हैं। और स्पेशलाइजेशन कितने साल की होती है? डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे ओरोफेशियल पेन है, उसमें 2 इयर्स की भी रेजिडेंसी है, 4 इयर्स की भी रेजिडेंसीज हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। सर्जरी में 4 ईयर की रेजिडेंसी भी है, 6 ईयर की रेजिडेंसी भी है। 4 ईयर रेजिडेंसी इज अ सिंगल क्वालिफाइड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स ऑफर करती हैं। 6 ईयर प्रोग्राम इज अ डबल क्वालिफाइड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जिसमें आप एमडी की भी डिग्री मिलती है आपको, मेडिकल डॉक्टर। सो डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट स्पेशलिटी उस हिसाब से वेरी करता है, बट मुझे पता है कि 2 इयर्स है, 4 इयर्स है, एंड सर्जरी में 4 and 6 इयर्स है। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है डीडीएस के लिए? हाँ, सबसे पहले तो आप अपनी ईसी इवैल्यूएशन करवाते हैं, आप अपनी जो मार्कशीट है और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यूएस भेजते हैं, वो इवैल्यूएट होकर आपके पास वापस आते हैं। देन आप आईएनबीडी के लिए अप्लाई करते हैं, आईएनबीडी के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दे दिया आपने, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, अगर आप पास हो रहे हैं होपफुली, देन आप टोफिल के लिए अप्लाई करते हैं, आप टेस्ट डेट चूज करते हैं। टोफिल का रिजल्ट अगर आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री है, या जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके क्राइटेरिया के हिसाब से मीट कर रहा है, देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस चाहिए होते हैं, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस मिनिमम है। एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट जहाँ से आप हुए हैं उस इंस्टीट्यूट के डीन का या प्रिंसिपल का, एक आपके किसी प्रोफेसर का जिसने आपको पढ़ाया हो, और एक आपको अमेरिकन डेंटिस्ट का चाहिए होता है जहाँ आपने प्रैक्टिस की हो एज एन डेंटल असिस्टेंट या शैडो किया हो। एक और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आप ऑप्शनल देना चाहें तो आप कम्युनिटी सर्विस का दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है कि आपने वहाँ पे कम्युनिटी के लिए क्या किया है। अमेरिका में या पाकिस्तान में आप कोई सोशल वेलफेयर कैंप्स किए हैं, कोई फ्री डेंटल चेकअप कैंप किया है, कोई फूड डोनेशन ड्राइव किए, कोई राशन ड्राइव किए, कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव की है, ऐसी कोई चीज़ अगर यूएस में की है, अमेरिका में की है, प्रेफरेबली यूएस में की हो, और वो अगर आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वर्क एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे होने चाहिए, आपने प्रिसेप्टरशिप की हुई हो, दैट इज़ बेटर, कोई शैडोइंग की हुई हो, जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्वरशिप की थी न्यूयॉर्क में, यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो में एक हफ्ते के लिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। आप जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका डेंटल असिस्टेंट जितना अरसा प्रैक्टिस किया है आपने, वो वहाँ से आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाए जो यूएस डॉक्टर का, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। और एक और चीज़ आई वुड से कि जीपीए हम पाकिस्तान में कहते हैं कि मैटर नहीं करती, वहाँ पे जीपीए ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया इवैल्यूएशन का, उस इवैल्यूएशन में आपकी जीपीए बहुत अच्छी है, इट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग टू स्कूल्स आई वुड से। मेरे ओपिनियन में ये चीज़ ये है कि जीपीए बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी जीपीए अच्छी है तो स्कूल्स को अट्रैक्ट करती है, वो मे बी आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें। एक और चीज़ है कि मैनी ग्रेजुएट्स, एक चीज़ उनको ये अट्रैक्ट करती है कि अमेरिका में आपने मास्टर्स किया हुआ हो, अगर आपने बीडीएस के बाद अमेरिका में कोई मास्टर्स किया हुआ है पब्लिक हेल्थ में, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, माइक्रोबायोलॉजी में, जो भी आपको अच्छा लगे, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव और सीवी में आपके बहुत अच्छा लगता है, चांसेस आपके बढ़ाता है टू गेट अ इन्विटेशन फॉर एन इंटरव्यू या बेंच एग्ज़ाम। सो ये चीज़ें हैं, बस आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च आपकी अगर कोई पब्लिकेशन है तो वो बहुत मैटर करती है। इसमें कोई भी चीज़ मैक्सिमम नहीं है, जितना ज़्यादा है उतना बेहतर है, उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको किसी स्कूल से इनवाइट आएगा कि आप आएँ,
हम आपको इंटरव्यू करेंगे, इफ इट गोज वेल देन यू गेट इनटू अ स्कूल। ये सब हमने बात तो कर ली है, लेकिन एक नॉर्मल, तुम तो माशाल्लाह से टॉपर हो लेकिन एक नॉर्मल बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम्स क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं या आराम से क्रैक कर सकते हैं? आई वुडंट से कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मुश्किल नहीं है, टाइम देने से निकल जाता है। वही बात आ गई, पॉइंट नंबर 1 पे आ गए हम कि आपने कितनी ज़्यादा फोकस्ड पढ़ाई की थी अपने अंडर ग्रेजुएट में, बिकॉज डेंटिस्ट्री तो वही है, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। वहाँ पे इंश्योरेंस पढ़नी पड़ती है, डेंटल एथिक्स पढ़नी पड़ती है, जो हम यहाँ पे फॉलो ही नहीं करते। तो ये चीज़ें हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस इन द मार्केट, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस हैं, आप वो ले लें, उससे प्रैक्टिस करना शुरू करें। 3 से 4 महीने में मेरे हिसाब से एक नॉर्मल अच्छे स्टूडेंट के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 3 से 4 महीने इनफ है। स्ट्रैटेजी अगर बनाकर कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपने, फॉर मी आपने कंसिस्टेंट रहना है ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन फेज, क्योंकि अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट आ जाता है INBD में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सेकंड अटेम्प्ट आ जाता है आपके चांसेस बहुत लोअर डाउन कर देता है वो। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है उसमें। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले लें अच्छी सी, बहुत सारी है मार्केट में। पहले लोग डेंटल डेक्स से पढ़ते थे, डेंटल डेक्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, अब वो एक एज अ सप्लीमेंटल एड यूज होते हैं, प्राइमरी रिसोर्स के तौर पर यूज नहीं होते, जितना मुझे पता है। पीपल स्टिल डू इट, बट मैंने नहीं किया था। मैंने सब्सक्रिप्शन ली, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और जो टॉपिक उस सब्सक्रिप्शन में मुझे समझ नहीं आ रहा, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने डेंटल डेक्स को रेफर किया। 4 महीने 4.5 महीने आर इनफ, लेकिन आपने थॉरली पढ़ना है, बिकॉज आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। सब्सक्रिप्शन में टेस्टिंग का भी एक ऑप्शन होता है, आप डेली अपने आप को उसमें टेस्ट करें, डेली टेस्ट करें। और हमें आदत है कि जो बुक में लिखा हुआ है हम वो एग्जाम में पढ़ेंगे। उस एग्जाम में करंट गाइडलाइंस आती हैं, सो अगर किसी भी चीज़ की गाइडलाइन चेंज हो रही है तो वो एग्जाम में भी चेंज आंसर होगा। एग्जाम में 2 किस्म के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन स्टैंड अलोन क्वेश्चन है कि कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन दे देंगे। एक केस बेस्ड क्वेश्चन है कि एक केस होगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे। बट एग्जाम बहुत टफ नहीं है, बट एग्जाम इजी भी इतना नहीं है, मॉडरेट है। एक एवरेज स्टूडेंट इजीली क्लियर कर सकता है, एज लॉन्ग एज ही इज वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट एज वेल, और प्रॉपर टाइम दे रहा है। आप फोकस्ड रहें, आई थिंक एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। इट्स नॉट दैट टफ। कितना टाइम लगता है एग्ज़ाम क्लियर होने में? मुझे 4.5 महीने लग गए थे, बिकॉज मैं वो बंदा हूँ कि आई मेक श्योर कि आई डू दिस थिंग राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और ऐसे ही करना चाहिए एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम। टोफल जैसे है, आप उसमें 10 अटेम्प्ट देते हैं, डजंट मैटर, बिकॉज वो काउंट नहीं होता जिसमें सबसे अच्छा स्कोर आ गया आपका। बट फॉर INBD अगर आपका दूसरा अटेम्प्ट है, चांसेस थोड़े लोअर डाउन हो जाते हैं स्कूल्स के लिए। तो 4-4.5 महीने, आई सीन पीपल 2 महीने में भी कर लेते हैं, 3 महीने। मुझे 4 महीने लगे थे, बट हो जाता है। 4 महीने में आप एडिक्वेट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं फ्रॉम डेंटल स्कूल, या बेसिक्स अच्छे होने की बात नहीं है, आप 2012 के ग्रेजुएट हैं और आप 2025 में दे रहे हैं एग्जाम, थ्योरी भूल गए हैं आप, तब भी आई वुड से कि 4 to 5 months आर मोर देन इनफ, एग्जाम क्लियर हो जाता है। अच्छा, तुम्हारी तो फैमिली वहाँ पे थी, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी, लेकिन एक जो पाकिस्तानी बच्चा है जिसके कोई ताल्लुकात नहीं है US में, कोई ख़ानदान वाला नहीं है, तो उसके लिए भी इजी है इतना ज़्यादा ही, या फिर फ़र्क पड़ता है? होना चाहिए कोई? आई वुड से बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है। आई थिंक करते हैं, काफ़ी सारे लोग करते हैं। लोग मास्टर्स करने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें जॉब मिल जाती है, और जॉब के बाद दे सेव मनी एंड देन डू द सेम प्रोसेस दैट आई एम डूइंग या आई हैव डन। सो डिफिकल्ट तो है। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, कि आप US जाकर रह भी रहे हो, एग्ज़ाम भी बुक कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो,
आप कोई पेड प्रिसेप्टरशिप कर रहे हो। सो हाँ, ये मैटर करता है। इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट आई हैव सीन पीपल के उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी बट दे स्टिल डिड इट। तो हाँ, एक्सपेंसिव है, इस वजह से थोड़ा मैटर करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। बहुत इजी कर देता है अगर आपके पास कोई सपोर्ट है, तो ऑब्वियसली प्रोसेस इजी हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा टफ हो जाता है, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट। अच्छा, ख़र्चा कितना होगा कि ये सब करने के लिए, डीडीएस अगर कोई करना चाहता है तो? और दूसरा ये कि वीज़ा आसानी से मिल जाता है? सर वीज़ा का मुझे नहीं पता, मुल्क के हालात हैं जो भी है, वो तो आपको अप्लाई करने से ही पता लगेगा कि उस टाइम आपको मिला या नहीं मिला। यू कैन INBD एग्ज़ाम देना इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि आप उनको जाकर दिखा रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम बुक किया है, $1700 का एग्ज़ाम है, मैं डॉक्टर हूँ पाकिस्तान से और मैं वहाँ एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ। बट वो डिस्क्रेशन है उनकी अपनी कि वो आपको वीज़ा दें या ना दें, उस पर आप और मैं, हमें नहीं पता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट अगर खर्चे की आप बात करते हैं तो एग्ज़ाम इटसेल्फ जो है दैट इज़ फॉर $1500 आई थिंक। एग्ज़ाम से पहले आपको इवैल्यूएशन करवानी पड़ती है अपनी डिग्री की, आई मीन अपनी मार्कशीट्स की, ECE इवैल्यूएशन से, दैट इज़ $300। आप एग्ज़ाम बुक करते हैं या हो गए $1800 आपके। आप वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, दैट इज़ $200। आप वहाँ पहुँच गए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। उसके बाद आप टोफल देते हैं, टोफल का एक अटैम्प्ट आई थिंक $200 का है या $250 का है, आई एम नॉट श्योर। टोफल में आपके पास ये फ़ायदा है कि एक अटैम्प्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो आप मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हैं, बट उसके पैसे लगते हैं। अब अगर आपने मेरी तरह पाकिस्तान में अच्छी ऑपरेटिव की या क्राउन कटिंग की प्रैक्टिस नहीं की और कैविटी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस नहीं की और आपको वहाँ जाकर एक कोर्स अटेंड करना है कि मैं ये चीज़ सीख सकूँ, दैट इज़ अराउंड $4,000 to $5,000। आपको वो कोर्स अटेंड करने दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है, फ़्लाइट टिकट्स, होटल्स वगैरह, या आप INBD देने आए हैं, आपका अमेरिका में कोई भी नहीं है, आप होटल में रह रहे हैं, उसके आप वो वैरी करता है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। एंड देन आप कैपिट साइकिल में अप्लाई करते हैं। कैपिट साइकिल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। आप एक ही जगह अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को इंफॉर्मेशन चली जाती है आपकी। आई वुड से कि एक साइकिल में अप्लाई करने के लिए $15,000 to $17,000 आपके पास हों कि आप एक साइकिल में 12 से 15 स्कूल्स में अप्लाई कर सकें, क्योंकि हर स्कूल में अप्लाई करने की फ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है, अलग अलग फ़ी है, सेपरेट फ़ी है। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी की सप्लीमेंटल फ़ी भी है। किसी यूनिवर्सिटी से आपको इंटरव्यू आ रहा है तो उस इंटरव्यू देने के लिए आपको अगर दूसरे स्टेट में जाना है, आप उसमें भी पैसे खर्च करेंगे, फ़्लाइट टिकट्स एंड क्या कहते हैं होटल्स वगैरह, आप वहाँ रहेंगे, खाना पीना करेंगे अपना। एंड देन जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि दो किस्म के स्कूल्स होते हैं, एक होता है बेंच टेस्ट, एक होता है बगैर बेंच टेस्ट का स्कूल। अगर आपका स्कूल बेंच टेस्ट ले रहा है तो वो बेंच टेस्ट की भी फ़ी होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक $300 और $1,500 तक वो फ़ी मैंने खुद देखी है और दी भी है, तो वो पैसे हो गए। सो खर्चा आई वुड से कि आप अगर एक साइकिल में अप्लाई कर रहे हो आफ्टर पासिंग योर INBD एंड टोफल, दैट इज सेपरेट, $15,000 to $17,000 इतना लग जाता है। एक्सपेंसिव है बट आई होप के वर्थ इट हो। ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो एक स्टूडेंट करता है जिसको बाहर US के लिए अप्लाई करना हो, तो वो बताओ कि मिस्टेक्स क्या नहीं करनी चाहिए? अगर INBD के लिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसको इन फ्यूचर एग्ज़ाम देना है और DDS में एडमिशन लेना है, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बताया कि रिस्टोरेटिव और प्रोस्थो में वो ध्यान नहीं देता, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर बेंच टेस्ट में आप बैठ रहे हैं तो यू शुड हैव सम नॉलेज, एटलीस्ट आपकी इनडायरेक्ट विजन की प्रैक्टिस हुई भी हो, जो कि आपको हेल्प करेगा उस बेंच टेस्ट में। या आप वहाँ पर बेंच टेस्ट से पहले भी अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं
दैट इज़ ऑल्सो गुड कि आपने घर में सारा इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल लिया हुआ है और आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो हम प्रैक्टिस की नहीं करते कि हम सर्जरी में ज़्यादा ध्यान देते हैं बिकॉज फैसिनेटिंग है, पसंद आता है, एड्रेनलिन रश होता है, बहुत अच्छा लगता है. बट प्रोस्तो और ऑपरेटिव में थोड़ा सा ध्यान हमें देना चाहिए. और अगर आपको पता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पहले से ही आप अपनी पढ़ाई उस तरीके से करें कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो उस एग्ज़ाम क्लियर करने में. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई मिस्टेक होती है. अच्छा, सुनने में आता है कि बचपन से सुनते हुए आ रहा था मैं ये बात कि जो यूएस में डेंटिस्ट होता है वो फरारी ख़रीद सकता है, उसके महल होते हैं. क्या ये बात सच है? यार टू सम एक्सटेंट सच है. आई हैव सीन डेंटिस्ट जो पोर्शा में घूमते हैं और रोलेक्स पहनते हैं. मैंने देखे हैं बट मैं कुछ नहीं कह सकता. मैं अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हूँ भी नहीं, इनिशियल स्टेज की तरफ जा रहा हूँ. सो मैं कह नहीं सकता. बट यस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, वहाँ पे अप्रिसिएशन आपको अच्छी मिल रही है, यू कैन डू इट. महल का मुझे नहीं पता बट फरारी पोर्शा मैंने देखी है, आप कर सकते हैं. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पाकिस्तान में आने का है वापस इम्कान या नहीं, वहीं रहना? मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान, घर वाले नहीं आने देंगे. एंड ऑब्वियसली फॉर अ बेटर फ्यूचर हर कोई पाकिस्तान से निकलने की कर रहा है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड इफ आई एम डूइंग डीडीएस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान वापस आऊँगा. बट यस, इफ आई हैव द चांस इन फ्यूचर आई माइट कंसिडर इट. मुझे ऑनेस्टली पसंद है यहाँ रहना. अच्छा, फाइनेंशियल एड कोई है या कोई सपोर्ट है, कोई मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है यूएस में या नहीं? मिलती है. आप लोन अप्लाई करते हो, आपको फाइनेंशियल एड भी मिल सकती है. लोन आपको विद इन 6 months ऑफ ग्रेजुएशन आपको स्टार्ट कर देना होता है कि आप पे ऑफ करना स्टार्ट हो जाते हो लोन को. बट उसमें एक कैच है कि लोन जो है या फाइनेंशियल एड जो है, दैट इज ओनली फॉर परमानेंट रेजिडेंट्स और अमेरिकन सिटीजन्स. कोई अगर स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं दूसरे कंट्री से, क्योंकि वो वहाँ रह नहीं रहे होते, वो बाहर से आते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करते हैं एंड देन दे कम टू द स्कूल. तो उनको खुद करना पड़ता है जो भी करना होता है, या उनको किसी प्राइवेट लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है जिसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है. या फॉर एग्जांपल आप हो और आपका कोई रिश्तेदार है अमेरिका में जो आपके बिहाफ पर एक को साइनी बन रहा है लोन में, मतलब इस तरीके से आप सोच लें कि आपकी गारंटी ले रहा है, आप गारंटर है आपका वो, तो तब आपको लोन मिल सकता है किसी बैंक से. बट आप स्टूडेंट एड या स्टूडेंट लोन जो गवर्नमेंट का है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर अमेरिकन सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स. अगर फीस की बात कर ली जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि एटलीस्ट 24 months का प्रोग्राम होता है, तो ओवरऑल आई वुड से कि $300,000 से स्टार्ट होता है, सबसे कम मैंने ये देखा है. एंड उस $300,000 दैट इज फॉर 2 years. अगर 24 months का प्रोग्राम है तो वो 2 साल के हैं. $300,000 उसमें आपका रहना, खाना, पीना, आपको सब उसी में इंक्लूडेड है. आपके घर का रेंट अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो रहने के लिए इंक्लूडेड है. बट एटलीस्ट $300,000 मैंने देखा है, उससे फीस स्टार्ट होती है, गोज अप टू $500,000, $550,000. तो ये चीज़ है, कीप इन माइंड. जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट है कि उन्हें लोन मिल जाता है. वो ग्रेजुएट होते हैं, उसके बाद वो लोन पे ऑफ कर देते हैं. बट अगर आप बाहर से आ रहे हैं किसी कंट्री से ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, तो या तो आपके पास इतने पैसे हों कि आप फ़ी दे सकें, या आपके पास कोई को साइनी हो जो आपकी गारंटी ले सके, या तो फिर आपको प्राइवेट लोन लेना पड़ेगा अपनी कंट्री से, या तो फिर अमेरिका में कोई लेंडर हो जो आपको प्राइवेट लोन दे, लेकिन उसके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो एक ये चीज़ है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपका सारा प्रोसेस हो रहा है, आपका होपफुली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो जाता है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट कि आप वो फ़ी किस तरीके से मैनेज करेंगे या अरेंज करेंगे. चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और
बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। दूसरा ये कि लोगों को सीखने को मिले और यही हम तवक्का करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी शोएब। पॉइंट ऑफ मी कमिंग हियर यही था, मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। जब से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, अ लॉट ऑफ पीपल वर रीचिंग आउट टू मी कि विद डिफरेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस वो मेरे जहन में आए थे। सो आई होप दिस हेल्प्स, किसी की हेल्प हो जाए। बट इफ यू हैव समवन जिसे हेल्प चाहिए, सो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प हिम और हर, जो भी है। You can give them my reference.